शिक्षा की गिरती हुई गुणवत्ता की वजह से हमारे देश के नौजवानों में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो रहा है। हमने एक बड़ी अच्छी मुहिम छेड़ी हुई है, भारत सशक्तिकरण अभियान। कौन सा ऐसा कदम उठाया जाए कि हमारे देश के आम आवाम में राष्ट्रीय भावना जागृत। प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज ट्रेमेंडस एंड इट कैन बी सीन एनीवेयर। एक करना, एक सूत्र में पूरे पिरोना वास्तव में बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं, लेकिन देश की अखंडता और एकता हर हाल में अवश्य में स्थापित होनी ही चाहिए। समान नागरिक संहिता जैसे कानूनों को संविधान की भावना के अनुरूप सम्मिलित किया जाता है। प्रदूषण लंबे काल से हमारे देश और विश्व के लिए खतरा रहा है। भारत सेवा फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे भारत सशक्तिकरण अभियान में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। और आपकी बात सबके साथ कार्यक्रम में हमारे यहाँ उपस्थित हैं जीआईसी पिपरी के विद्वान अध्यापक आदरणीय अशोक कुमार त्रिपाठी आवाज जी। और आज मैं उनसे कुछ देश के व्याप्त समस्याओं से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। आज अशोक कुमार त्रिपाठी साहब, आपकी बात सबके साथ के कार्यक्रम में आपका हम हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। और आपसे मैं सब ये जानना चाहता हूं कि जो देश के अंदर शिक्षा की गिरती हुई गुणवत्ता की वजह से हमारे देश के नौजवानों में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो रहा है, इसके कारण हमारी राष्ट्रीय भावना आहत हो रही है। इसको सुधार करने की दिशा में कौन सा कदम उठाया जाए जो हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधरे और हमारे देश के नौजवान अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार से सुसज्जित हों। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। परम ब्रह्म श्री कृष्ण को नमन करते हुए मैं भारत सेवा फाउंडेशन को पहले हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आज के तत्कालीन परिस्थितियों में जब भारत में शिक्षा और संस्कार का स्तर गिरता जा रहा है, आपने एक बड़ी अच्छी मुहिम छेड़ी हुई है, भारत सशक्तिकरण अभियान। और जैसा हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री गुप्ता जी ने प्रश्न किया कि शिक्षा और संस्कार में जो अवनति हो रही है उसे कैसे सुधारा जाए, तो एक विद्वान ने ऐसा कहा है कि वास्तव में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हथियार है जिसके द्वारा देश और समाज को बदला जा सकता है। ऊर्जावान, चरित्रवान, संस्कारवान युवकों को गढ़ने के लिए पहला जो परिवर्तन होना चाहिए वो शिक्षा व्यवस्था में ही होना चाहिए। यदि शिक्षा व्यवस्था में और उसके पाठ्यक्रम में इस प्रकार के परिवर्तन हो जो राष्ट्र प्रेम और संस्कारों से युक्त टेक्स्ट को सम्मिलित किया जाए, तो मैं यह मानता हूँ कि आने वाले समय में भविष्य में हम जो अभिलाषा रखते हैं, आपकी संस्था जो अभिलाषा रखती है, उस पर प्रभावी कदम उठा पाएगी। देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बहुत सबल और अक्षुण्ण बनाने के लिए कौन सा ऐसा कदम उठाया जाए कि हमारे देश के आम आवाम में राष्ट्रीय भावना जागृत हो। भारत एक विविधताओं वाला देश है। जैसा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज ट्रेमेंडस एंड इट कैन बी सीन एनीवेयर। तो ऐसे देश में जहाँ विविध संप्रदाय के लोग, विविध भाषा भाषी लोग, अनेक प्रकार की संस्कृतियों, सभ्यताओं, धर्मों, जातियों से जुड़े हुए लोग रहते हो एक साथ, वहाँ पर आम जन को एक करना, एक सूत्र में पूरे पिरोना वास्तव में बहुत कठिन काम है,
आसान काम नहीं है, लेकिन देश की अखंडता और एकता हर हाल में अवश्य में स्थापित होनी ही चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे देश में एक भाषा और जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं उनको परे रखते हुए एक प्रकार के समान कानून लागू किए जाए। जैसा कि एक कानून है समान नागरिक संहिता, जिस पर विवाद चल रहा है, चर्चा चल रही है, तो मेरा अपना यह मंतव्य है कि देश को एक करने के लिए समान नागरिक संहिता जैसे कानूनों को संविधान की भावना के अनुरूप सम्मिलित किया जाना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने प्रदूषण के बारे में जो भी मार्गदर्शन किया बहुत अच्छी बात है। और मेरे भी विचार ये है कि अगर जैसे जन्मदिन लोग मनाते हैं, पेड़ काटते हैं या और कोई शुभ कार्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उस अवसर पर एक एक पेड़ लगाने का अगर दृढ़ संकल्प ले लें, दृढ़ इच्छा के साथ, तो हमें लगता है कि काफ़ी पेड़ लग जाएंगे और पर्यावरण संरक्षित हो सकता है। कि देश के अंदर जो नदियां हैं, जिसे मैं जीवनदायिनी कहता हूं, जिसे हमें जीवन मिलती है, इन नदियों को संरक्षित रखने के लिए, इन नदियों को जिंदा रखने के लिए ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे नदियों का अस्तित्व बरकरार रहे। नदियां प्यासी रह रही हैं, उनकी प्यास निरंतर बढ़ती जा रही है और कितनी नदियां तो शहीद हो गई। उनके जहां धारा कभी बहा करते थे, जल प्रवाह हुआ करता था, आज वहां पर सब घास फूस लगे हुए हैं, नदियों से बालू निकाला जा रहा है। ऐसे कंडीशन में नदियां बिल्कुल शहीद हो गई। इन नदियों के अस्तित्व को बचाने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं? दूषण लंबे काल से हमारे देश और विश्व के लिए खतरा रहा है। हम लोग जब छोटे थे दुआ पढ़ते थे, वृक्ष कबौ नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। तो जब प्रकृति है वह सात स्वरूप है, वह सदैव परमार्थ में लगी हुई है। वृक्ष अपना फल कभी नहीं ग्रहण करता है, नदी अपना नीर नहीं पीती है, समाज के लिए समर्पित है। लेकिन जो समाज के लिए अपने अस्तित्व से, आदिकाल से, जन्म से समर्पित है, हम उनको भी नहीं छोड़ रहे अपने स्वार्थ में, यह बड़ा दुर्भाग्य है। वृक्षों की निरंतर कटाई, नदियों को दूषित किया जाना, बड़े बड़े कारखानों के नाले उसी में छोड़ देना, निश्चित रूप से प्रदूषण एक भयावह राक्षस के रूप में आज हमारे देश के विकास में बाधक है और यह पूरे विश्व के लिए खतरा बना हुआ है। हम जान रहे हैं जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है, इससे हमारे जो ध्रुवों पर, अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप पर जो बर्फ जमी हुई है वह पहाड़ों के रूप में जमी हुई है। लेकिन यदि ऐसे ही तापमान बढ़ता रहा तो उस दिन की आप कल्पना करिए जब वह 2/3 से अधिक हिस्सा जल का जो अभी बर्फ के पहाड़ों पर्वतों के रूप में जमा हुआ सुरक्षित यहाँ बैठे हुए हैं, निरंतर तापमान में वृद्धि से अगर वह पिघलने लगेगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो जो हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में परिकल्पना है कि सृष्टि का प्रलय कैसे होता है, सब जलमग्न हो जाता है। तो अगर ऐसे ही तापमान बढ़ता रहा तो निश्चित रूप से हम लोग उसी ओर अग्रसर होंगे। और हम जान रहे हैं कि समुद्र का जल स्तर हर साल कुछ न कुछ बढ़ता जा रहा है और कई द्वीप जो भारत से लगे रहे डूब चुके हैं। जी हाँ, डूब चुके हैं, छोटे द्वीप कई से डूब चुके हैं। और जिस तरह से जलस्तर बढ़ता जा रहा है तो कुछ वर्षों में ही शायद महाराष्ट्र हमसे छिन जाएगा, यही हालात। और जो जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का निरंतर उत्सर्जन हो रहा है, इससे ओजोन परत को बहुत क्षति हो रही है। और यदि ओजोन परत जो हमारे पूरे मानव समाज विश्व के लिए एक सुरक्षा परत के रूप में काम करती है, उसमें क्षरण हो जाएगा
जो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वह सीधे धरती पर आएगी और तापमान में बेतहाशा वृद्धि हो पाएगी, जिसे हमारा समाज शायद सहन न कर पाए और फिर वह बहुत बुरा दिन होगा। अभी भी समय है कि हम जागे, वनों को संरक्षित करें, नदियों को निर्मल बनाएं और पर्यावरण को पूर्ण शुद्ध करने के लिए जो भी हो सकता है हम करें। एक संकल्प लें, हम कुछ भी बड़ा काम कर रहे हैं जीवन में, सफलता प्राप्त करते हैं तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो केक काट कर जो सेलिब्रेशन होता है इसको बंद करके वृक्ष लगाकर, पौधों को लगाकर किया जाए। हम आसपास अगल बगल एक दो वृक्ष उनको गोद ले लें कि इसको मैं पालूंगा, इसको नष्ट नहीं होने दूंगा, इसका संरक्षण मैं करूंगा। यह भाव जन जन में फैलाना होगा, जैसे चिपको आंदोलन के समय एक समय फैलाया गया था। तो इस पर बड़े स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। यदि प्रदूषण को हम दूर कर पाते हैं, पर्यावरण संरक्षित होगा, तभी हमारी भावी पीढ़ियां इस धरती पर रह पाएंगी। नानी पालकी वाला एक बड़े विचारक हुए, उन्होंने कहा कि हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यह जो धरती है यह हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई विरासत में संपत्ति नहीं, हमारी कंसेप्ट को बदलने की जरूरत है। हम यह समझते हैं कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी संपत्ति हमको छोड़कर गए, उनका नहीं। इस धारणा को बदलने की आवश्यकता है। हमको यह समझने की आवश्यकता है कि यह जो संपत्ति हमें मिली हुई है यह हमारे भावी पीढ़ी की है, उनकी है। उसके हम मात्र एक यहाँ पर देखभाल कर्ता के रूप में है। हमारी जिम्मेदारी है कि यह सुरक्षित और स्वस्थ रूप में हम अगली पीढ़ी को इसे स्थानांतरित कर सकें। हम इसके मालिक नहीं है, मालिक हमारी अगली पीढ़ी है, यह उसकी संपत्ति है। तो क्या हम उसकी संपत्ति की रक्षा सही ढंग से कर पा रहे हैं? अगर ऐसे ही पर्यावरण को प्रदूषित करते जाएंगे तो शायद हमने स्वस्थ जीवन लायक पर्यावरण नहीं दे पाएंगे, तो बहुत दुखद होगा। तो बहुत जागरूकता की आवश्यकता है, इसमें बड़े स्तर पर अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। आज के युवा वर्ग कुछ बेरोजगारी की समस्याओं को लेकर, शिक्षा की समस्याओं को लेकर भटक रहा है, उसके संबंध में आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? किसी भी देश और समाज की मजबूती में युवा रीढ़ का काम करते हैं। ऐसा हम लोग सुनते आए हैं कि जिस ओर जमाने चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा शक्ति यदि किसी देश की दिग्भ्रमित होने लगे, वह अवसाद में चली जाए, तो निराशाजनक बात होगी। मैं अपने सभी युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से क्षेत्र नए नए नित्य खुल रहे हैं। आपको संघर्ष का दामन पकड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, सतत चलते रहना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठिए, जागिए और तब तक चलिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हमारे शास्त्रों में कहा गया, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात उद्यम करिए, बिना उद्यम के तो जेल जो जंगल का राजा सिंह होता है उसे भी खाद्य या शिकार नहीं प्राप्त हो पाता है, क्योंकि मृग स्वयं उसके मुख में नहीं आता, उसे भी उद्यम करना पड़ता है। जब एक क्षेत्र के राजा को अपने अस्तित्व के लिए उद्यम करना होता है तो हम क्यों न उद्यम करें? पुरुषार्थ, उद्यम, कठिन परिश्रम, यही वे साधन हैं जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, इसको सदैव याद रखिए। आगे बढ़िए सकारात्मक सोच के साथ, यह मेरा संदेश है। आप जरूर सफल होंगे। युवाओं के संबंध में जो आपने विचार दिया वह बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। बिना परिश्रम किए, बिना संघर्ष किए किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है। कहा भी गया है कि प्यास समंदर की कभी मरती नहीं, जिंदगी संघर्ष से कभी डरती नहीं, और है कड़ा संघर्ष जूझना सीखो, हार कर मत जिंदगी से जीना सीखो, हार कर मत जिंदगी से जीना सीखो। अब अवाक साहब, आपसे मैं यह जानना चाहूंगा कि भारत सेवा फाउंडेशन भारत सशक्तिकरण अभियान
जो चलाया जा रहा है हमारे नौजवान आदरणीय विजय कुमार गुप्ता जी के द्वारा, उसके संबंध में आपका क्या विचार है? रेडी सर। आदरणीय श्री विजय गुप्ता जी के मार्गदर्शन में भारत सेवा फाउंडेशन के द्वारा वर्तमान में संचालित भारत सशक्तिकरण अभियान एक ऐसा अभियान है जो मेरा विश्वास है कि देश और समाज को सुदृढ़ करेगा। हमारे युवाओं को जो कहीं किन्हीं कारणों से दिग्भ्रमित हो रहे हैं उन्हें सही रास्ते पर लाएगा। और मेरा यह मानना है कि समाज के अन्य अवयवों को जो भी किसी प्रकार से है ऐसी संस्थाओं और विजय गुप्ता जी जैसे लोगों का बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए, जिससे कि उनका जो यह पावन ध्येय है कि हम इस देश को सशक्त कर सके, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मैं जानता हूं कि इस कार्य में समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन यह भी निश्चित है कि यदि हम कुछ बड़ा अर्जित करना चाहते हैं तो आसानी से नहीं मिलता, और जो आसानी से मिल जाए वो बड़ा नहीं होता है। तो गुप्ता जी के सामने बड़ी समस्याएं हैं, इस अभियान को लेकर चले हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं। जिस स्तर से हम लोग सहयोग हो पाएगा हम लोग निरंतर करेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और लोग भी खड़े हों। मैं ऐसे सभी लोगों का आह्वान करता हूं और इस मुहिम को छेड़ने के लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, बहुत प्रशंसा करता हूं। शुभकामनाएं अपने लक्ष्य में सफल। कहा जाता है कि जिस राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा न हो वह राष्ट्र गूंगा है, और आज तक अपने देश में कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। हिंदी जानने वाले, बोलने वाले, पढ़ने लिखने वाले लगभग 88 करोड़ इस देश की जनता है। फिर भी आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, और एक राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है जिससे कश्मीर से लेकर केरल तक और गुजरात से लेकर असम तक एक भाषा हो, जैसे राष्ट्र के हर नागरिक एक दूसरे की भावनाओं को समझें। इस राष्ट्रभाषा को दर्जा दिलाने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए कौन सा उपाय किया जा सकता है? तो इस पर आप कुछ अपना विचार हम लोगों के सामने व्यक्त करें। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। भारतीय हरिश्चंद्र ने लिखा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। हम कितना भी विकास कर ले, अंतरिक्ष तक चले जाए, चंद्रयान छोड़ दे, L1 तक को ले जाए, लेकिन यदि हमारे देश की एक राष्ट्रभाषा नहीं है तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय गौरव पर एक प्रश्न चिन्ह है, धब्बा है। जो भी राष्ट्र प्रेम से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं और ऐसे लोग जो देश की संप्रभुता में भारत के पुराने गौरव को वापस लाना चाहते हैं, उन सबकी बड़े स्तर पर यह अभिलाषा है कि हमारे देश की एक राष्ट्रभाषा हो, और वह राष्ट्रभाषा निश्चित रूप से हिंदी के अलावा और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश के सभी राज्यों में कम या अधिक मात्रा में लोगों द्वारा समझी जाती है, बोली जाती है, और वह एक दूसरे को एक सूत्र में पिरोने के सामर्थ्य रखती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा स्वाधीनता संग्राम रहा है। जब स्वाधीनता संग्राम शुरू हुआ तो उसमें क्रांति की बीज बोने का काम हिंदी साहित्य के लेखन ने सबसे बड़े स्तर पर किया, और जो साहित्य के बड़े नेता थे उन्होंने इस आवश्यकता को समझा तथा हिंदी को अपनाया। परंतु स्वाधीनता के उपरांत जब हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात आई तो दक्षिण भारतीय कुछ राज्य और कुछ ऐसे राजनीतिक तत्व जो शायद देश को उतना मजबूत नहीं देखना चाहते थे, उन्होंने इसमें क्षुद्र राजनीति की, जिसका परिणाम देश आज तक भुगत रहा है।
इतना बड़ा देश, इतनी उपलब्धियां हो चुकी हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा का न होना निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे सम्मान में एक बहुत बड़ी कमी है। मैं अपील करता हूं सभी प्रकार के सामाजिक संस्थाओं से, राजनीतिक दलों से कि राष्ट्रभाषा के मामले में वे राजनीति का परित्याग करके हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एक मत से आगे हैं। यह सबसे अच्छा विकल्प होगा। हाँ त्रिपाठी जी सर, आपने बहुत अच्छी तरह से प्रश्नों का जवाब दिया। कहा भी गया है कि भरा नहीं है भावों से जो बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सर अब मैं 5वां प्रश्न आपसे यह पूछना चाहता हूं कि हमारे देश की संस्कृति और संस्कार में कुछ विकृतियां आती जा रही हैं और यह विकृतियां अनवरत बढ़ती ही जा रही हैं। इन विकृतियों के उत्पन्न करने में मेरे समय से अगर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा जिम्मेदार है तो इससे निजात पाने के लिए हम कौन सा उपाय कर सकते हैं, इस विषय पर आप थोड़ा अपना विचार व्यक्त करें। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने आदरणीय श्री गुप्ता जी। राष्ट्र प्रेम सामान्यतः जो हम समझते हैं कि अपने देश से प्रेम करना, वास्तव में इसका बड़ा व्यापक अर्थ है। हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश की मिट्टी से उपजे हुए अन्न को ग्रहण करके जीवित हैं, वस्त्र धारण करते हैं, जहाँ का जल पीते हैं, सबके प्रति प्रेम, हमारी मिट्टी के प्रति प्रेम, हमारी फसलों से प्रेम, हमारे पशुओं से प्रेम, हमारी संस्थाओं से प्रेम, यहाँ की हवाओं से प्रेम, यहाँ की नदियों से प्रेम, यहाँ के पर्वतों से प्रेम, यहाँ के पठारों से प्रेम, यहाँ के राजस्थान जो रेगिस्तान है उनसे प्रेम। वह निर्जीव है, सजीव है, और मानव का तो कहना ही क्या, किसी भी धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र आदि की परिधि को दूर करके यह जो प्रेम है वह राष्ट्र प्रेम की श्रेणी में आता है। एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए श्री रामनरेश त्रिपाठी जी, उन्होंने लिखा, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, और जहां राष्ट्र और मातृभूमि की बात आ जाए तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं, भाषा नहीं, क्षेत्र नहीं, धर्म नहीं, जाति नहीं, संप्रदाय नहीं, मातृभूमि से ऊपर कुछ भी नहीं। जैसा कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा, वाल्मीकि जी रामायण में उल्लेख करते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपगरीयसी, जननी माँ जिसने हमें जन्म दिया और हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। धन्यवाद त्रिपाठी जी सर, आपने जो सभ्यता, संस्कार और संस्कृति के बारे में बताया वह बहुत अच्छी बात है। देखिए, किसी भी देश की संस्कृति और संस्कार को बदलने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि जिस देश की संस्कृति बदलनी हो उस देश की शिक्षा पद्धति बदल दो। मेरे विचार से, इसी ख्याल से लॉर्ड मैकाले ने ये शिक्षा पद्धति मेरे देश पर लादा था, और आज भी आजाद होने के बाद भी हम उन्हीं की शिक्षा पद्धति को ढोए चल रहे हैं। यह देश के लिए दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। सर, बहुत छठवां प्रश्न मैं आपसे यह करना चाहता हूं कि हमारे देश के न्याय व्यवस्था यूं कह लीजिए कि बिल्कुल पंगु है। हमारे देश के लोग दौड़ते दौड़ते मर जाते हैं, परंतु उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। इस देश की जनता को त्वरित न्याय पाने के लिए क्या किया जा सकता है? आपसे मेरा अनुरोध है कि इस पर कुछ अपना
मार्गदर्शन दें। देश की हमारी जो व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों का बड़ा महत्व है और न्यायपालिका एक बहुत मजबूत स्तंभ है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को अनवरत सुदृढ़ बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि आम जन को न्याय सहजता से प्राप्त हो। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि अभी फिलहाल न्याय व्यवस्था में लोग चक्कर मारते मारते परेशान हो जा रहे हैं। हमने ऐसा देखा है, सुना है कि एक आदमी मुकदमा लड़ना शुरू किया, जीवन भर मुकदमा लड़ता रहा, उसके बाद उसी मुकदमे उसका बेटा लड़ते जा रहा है, पीढ़ियां खप जा रही है। तो निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए हमें और न्यायालयों की स्थापना की ओर बढ़ना होगा। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जबकि हम उच्च न्यायालय की बात करें तो पूरे देश में केवल 25 उच्च न्यायालय हैं। तो अगर हम न्यूनतम श्रेणी में भी अगर आगे बढ़ते हैं तो हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होना चाहिए और हर केंद्र शासित प्रदेश का एक अलग उच्च न्यायालय स्थापित होना चाहिए। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि न्यूनतम 36 उच्च न्यायालय हमारे देश में होने चाहिए और है 25। वह एक बड़ी समस्या है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को हम ले लें जिसकी जनसंख्या हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के समान है, एक देश के समान है, जहां पर कई उच्च न्यायालय हैं। तो न्याय को त्वरित किए जाने के लिए और इस व्यवस्था को सुदृढ़ और सुचारू बनाए रखने के लिए एक निश्चित जनसंख्या के अनुपात में न्यायालय खोले जाने चाहिए, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान और सरलता से हो सके। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल 2 न्यायालय है, उच्च न्यायालय। एक तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और दूसरा उसकी बेंच है, लखनऊ बेंच है। जबकि इस बड़े परिक्षेत्र को देखते हुए बुंदेलखंड में एक अलग उच्च न्यायालय होना चाहिए, पूर्वांचल में एक अलग उच्च न्यायालय होना चाहिए और पश्चिम क्षेत्र है उधर अलग उच्च न्यायालय होना चाहिए। इन दोनों को छोड़कर यदि हम ऐसा कर पाते हैं, बड़ा काम है, कहना आसान है। हाँ, यदि सरकार मंतव्य बना ले तो असंभव कुछ भी नहीं। दूसरी बात, जो भी न्यायालय हमारे पास वर्तमान में है संचालित, उनमें न्यायाधीशों में बहुत से पद रिक्त हैं। तो इन रिक्त पदों को त्वरित गति से भर्ती के द्वारा भरा जाना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जानी चाहिए। और जो हमारे न्यायाधीश होते हैं वो तो सर्वोच्च होते हैं, उन पर प्रश्न नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मेरा यह मानना है कि उनके लिए भी कुछ दायित्व नियत होने चाहिए कि अगर कोई मुकदमा आपके पास आता है तो उसकी कोई नियत समय सीमा अवश्य होनी चाहिए। एक मुकदमे को आप 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कभी तो निस्तारित करेंगे, तो उसको लंबित रखेंगे। एक पीढ़ी पूरी समाप्त हो जा रही है, मुकदमा लड़ते लड़ते तो उसका बेटा उस मुकदमे को लड़ रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए कि इतनी सुनवाई के अंदर हम इस मुकदमे को अंतिम स्तर तक, लक्ष्य तक पहुंचा पाएंगे और संबंधित व्यक्ति जो पीड़ित है उसको सही न्याय मिल पाएगा। प्रश्न है देश के सामने भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार के आकंठ में सब कोई डूबा हुआ है और आम जनता परेशान है। कहीं भी सरकारी कार्यालयों में जाइए तो बिना सुविधा शुल्क के लिए आपकी बात को सुनने पर कोई तैयार नहीं है। लाख आपके साथ अन्याय हुआ हो, आप लाख पीड़ा से पीड़ित हो, लेकिन आपकी पीड़ा से वो कोई मतलब नहीं है जब तक उनको आप सुविधा शुल्क नहीं देंगे। हालांकि इस भ्रष्टाचार में आम जनता भी कम जिम्मेदार नहीं है। वो आम जनता में इसके प्रति कैसे जन जागृति हो और इस भ्रष्टाचार से कैसे मुक्ति मिले, इसके संबंध में आपसे मैं मार्गदर्शन चाहूंगा। आदरणीय श्री गुप्ता जी, भ्रष्टाचार लंबे काल से हर समाज, हर देश में व्याप्त रहा है और मेरा यह मानना है कि जहाँ जहाँ मानव है उसके आचार में भ्रष्टता हो जाना उसके स्वभाववश होता है ऐसा। लेकिन एक व्यवस्था में घुन की तरफ फैल जाए
जो हमारे देश के विकास में बाधक है, तो यह सोचने की बात हो जाती है और निश्चित रूप से इस पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। आपने प्रकाश डाला कि सरकारी कार्यालयों में बहुत बुरी तरह से व्याप्त है। यह आईना है, आप दिखा रहे हैं समाज को। भ्रष्टाचार में हमें रोकना है तो केवल सरकार नहीं रोक सकती, जन जन को जागना होगा। और क्योंकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा हम ही आप देते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे दूसरे भाई काम ना, उससे पहले मैं अपना काम करवा लूं और जा करके उसके हाथों में नोट थमा देते हैं। तो यदि हम जागरूक हो, देश प्रेम से लवरेज हो जाए, ओतप्रोत हो जाए, कि नहीं कुछ हो जाए किसी भी कीमत पर, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, चाहे काम हो चाहे ना हो, किसी साथी का तो होगा। तो अगर इस तरह से जन जागृति हो जाए, ऐसे संस्थाएं आए समाज में, ऐसे लोग जो बड़े स्तर पर हैं वह आगे आए, तथा भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। वैसे ही जैसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो ऐसे अराजक तत्व मिल जा रहे हैं जो सांप्रदायिकता आदि को बढ़ावा देते हैं, सीधे उनके घरों बुलडोजर चलाया जा रहा है। एक ऐसा बड़ा अभियान भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध भी चलाए जाने की आवश्यकता है। और यदि हम देश को भ्रष्टाचार के जंजाल से मुक्त कर पाते हैं तो जो 3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री ने रखा है, उसको हम और तेजी से प्राप्त कर पाएंगे और यह देश विकास के उच्चतर सोपान तक पहुंच पाएगा आसानी से, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत ही अच्छा सुझाव दिया आपने। किसी भी मुकदमे की एक उम्मीद निर्धारित तो होनी ही चाहिए और देर से अगर न्याय मिलता है तो अन्याय न्याय ठहरा जाता है, पीड़ित व्यक्ति परेशान हो जाता है। अब 7वां प्रश्न है सर, बड़ा इस देश के सामने बहुत बड़ी एक यक्ष प्रश्न जिसे कहते हैं वो है कि इस आजाद भारत में भी हम जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये राष्ट्रगान के रूप में हम गाते हैं। ये राष्ट्रगान, राष्ट्र वंदना, राष्ट्र के लिए प्रार्थना होती है। लेकिन कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1911 में जाति पंचम के आगमन पर उन्हें महिमा मंडित करने के लिए जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता गाया था। तो आज मैं यह जानना चाहता हूं कि आज इस आजाद भारत में भारत का भाग्य विधाता कौन है, या यह हमारे स्वतंत्र देश के लिए यह राष्ट्रगान उचित है? जनगण मन पर प्रश्न करके आदरणीय गुप्ता जी, आपने एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा उठाया है। लंबे समय से इस पर विवाद होता रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री, जब वह राजस्थान के राज्यपाल रहे, स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी राज्यपाल रहते, उन्होंने उस पर कहा था कि अधिनायक कौन है, इसमें अधिनायक शब्द हटाया जाना चाहिए। दक्षिण भारत के एक बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, वह इस मुद्दे को बड़ा जोर शोर से उठाते रहे कि नहीं, यह हमारी गुलामी का प्रतीक है, इसे हटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे मार्कंडेय काटजू जी, वह भी इस पर प्रश्न उठा चुके हैं कि हमारी दास्ता का प्रतीक है। चूंकि जैसा आपने भी बताया अपने प्रश्न में ही कि सन 1911 में तत्कालीन ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम जी जब भारत पधारे तो उनके महिमा मंडन के लिए यह गीत रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचा गया। जब यह विवाद उत्पन्न हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी इस पर अपना खुलासा किया था, स्पष्टीकरण दिया था। इस पर मतभेद है दोनों समूहों में। उन्होंने लिखा कि नहीं, मैं तो अपनी बेइज्जती समझता हूँ इस प्रश्न का उत्तर देना कि क्या मैं उनकी महिमा मंडन के लिए ऐसा लिखा।
अर्थात वो कहना ये चाहते थे कि जॉर्ज पंचम के महिमा मंडन के लिए यह गीत नहीं लिखा गया। सबसे पहले इस गीत की रचना उन्होंने बंगला भाषा में की, तो उसका शीर्षक था भरतो बागो विधाता। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी के कहने पर एक मुस्लिम कवि थे, उन्होंने इसका उर्दू और हिंदी में अनुवाद किया। सन 1911 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 27 दिसंबर को, तो पहली बार सार्वजनिक रूप से जनगण मन को गाया गया और उसी दिन उसी सम्मेलन में एक और चौधरी जी थे, उनकी भी कविता गाई गई, हमारा बादशाह, जो कि पूरी तरह से जॉर्ज पंचम के समर्थन में था। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जॉर्ज पंचम की उस सम्मेलन में उसने प्रशंसा इसलिए की क्योंकि उसके तत्काल पहले वायसराय के कहने पर जॉर्ज पंचम ने जो बंगाल विभाजन का आदेश था उसे रद्द कर दिया था, तो उनकी प्रशंसा की गई। तो कई लोग कहते हैं कि उसी प्रशंसा के निमित्त रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी इस पर सफाई की नहीं, बाद में ऐसा उद्देश्य हमारा नहीं रहा। अब संविधान ने उसे अंगीकार किया 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में। मेरा यह मानना है व्यक्तिगत रूप से कि जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा रचित, जिसने अपने काल में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों को ललकारा, उनके अंदर आग पैदा की, उनको संघर्ष के लिए तैयार किया। उपयुक्त तो यही होता कि उस वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाया जाता, लेकिन अब संविधान निर्माताओं की क्या मंशा रही, वो लोग क्या सोच रही, जिसके आधार पर उन्होंने जनगण मन को एक ऐसे गीत को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी जो आज भी विवादास्पद है। तो मेरा यह मानना है कि यह जो प्रश्न है यह हमारे देश के बड़े जो सामाजिक राजनीतिक दल हैं और उनके जो बड़े नेता हैं उन पर छोड़ा जाना चाहिए। हाँ, बेहतर यह होगा कि यदि हम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगान का दर्जा दे पाते तो बेहतर होता। बात त्रिपाठी जी, जो आपने बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगान के रूप में शुरू किए जाने की बात जो आपने कहा वो काबिल तारीफ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें यह वो उत्तेजना व भाव उत्पन्न होता है वंदे मातरम में, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि अभी तक जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, जो व्यवस्था की कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, उनके दिमाग में यह बात नहीं चल रही है और कोई ऐसा काम नहीं है कि सत्ता अगर चाहे तो काम न हो, बहुत बड़ा काम नहीं है। इसलिए तो मैं भारत सरकार से यह कहना चाहूँगा कि ये सब विचार करके और जितने भी हमारे देश के अंदर बहुत बड़े बड़े महान कवि हैं उनसे राष्ट्रगान के लिए वो करें कि वो अपनी रचना दें और वो रचना स्वीकार हो और राष्ट्रगान हमेशा के लिए चले। लेकिन प्रश्न है सर आपसे कि इस समय यूपी बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं अगले महीने संभवतः, और इस बोर्ड परीक्षा को लेकर के विद्यार्थी बहुत ही तनाव में रहते हैं। इसके संबंध में विद्यार्थियों को कैसे तनाव मुक्त किया जाए और वो कैसे अच्छे ढंग से परीक्षा दें जो सफलता के सोपान पर पहुंचे, इसके संदर्भ में आपसे मैं मार्गदर्शन चाहूंगा। छात्रों के संबंध में आपने प्रश्न किया, जिस क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 22 फरवरी से लेकर मार्च में पहले सप्ताह में समाप्त हो जाएगी। तो परीक्षाओं के साथ सामान्यतः होता ही है कि उसके नाम से ही बच्चों में एक अलग प्रकार का भय सा व्याप्त होता है जो नहीं होना चाहिए। इस भय को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए, जैसे उन्होंने निरंतर
कहते हैं सतत आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था की। जब हम लोग पढ़ते थे तो हाई स्कूल तक हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान इन विषयों में प्रयोगात्मक अंक नहीं होते थे। आज व्यवस्था बदली हुई है। 100 में 70 नंबर के लिखित प्रश्न पत्र से आते हैं और 30 नंबर में आंतरिक मूल्यांकन होता है, अर्थात साल भर में उनके प्रदर्शन को देखा जाता है और 30 में से वह अंक उन्हें जो उनके गुरुजी हैं जिनसे वो पढ़ते हैं वो प्रदान करते हैं। तो यह सब ऐसे कदम हैं जो परीक्षा को लेकर उनके मन में जो तनाव उत्पन्न होता है उसको दूर करने के लिए उठाए गए हैं। पहले 2-2 वर्ष का पाठ्यक्रम था, हाई स्कूल में भी, इंटर में भी, और दोनों वर्ष का मिलाकर एक पूरा परीक्षा देनी पड़ती। 2 साल के बाद पाठ्यक्रम लंबा हो जाता था, उससे तनाव होता था। उसको कम करने के लिए सरकार ने क्या किया कि 9-10 अलग कर दिया। अब केवल 10 में जो पढ़ेंगे एक साल उसकी परीक्षा देनी है। 11-12 की कक्षाओं का पाठ्यक्रम पृथक कर दिया गया। अब जो 12 पढ़ते फिर उसकी परीक्षा देनी है। तो इस दबाव को, तनाव को कैसे दूर किया सके, सतत इसमें सरकार प्रयत्नशील है। पाठ्यक्रम को कम किया जा रहा है, बस्ते के बोझ को कम किया जा रहा है। बच्चों को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमको जो पढ़ाया गया उसको हम अनवरत रूप से, नियमित रूप से तैयार करें और परीक्षाओं के भय को दूर करके हम उसमें बैठे अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करें। परीक्षाओं के अंक से ही उनकी सफलता असफलता नहीं मापी जा सकती है, क्योंकि जीवन में अब जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार होता जा रहा है वहाँ केवल अंक मायने नहीं रखते। कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, व्यक्तित्व निर्माण से संबंधित, साक्षात्कार, ग्रुप डिस्कशन, तो उसमें आपके व्यक्तित्व के कई पहलुओं की जांच होती है। तो अंक मात्र एक कारक नहीं रह गया, कई कारकों में एक कारक और भी है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यही हमारे लिए संपूर्ण नहीं है, अंक प्राप्त करना है। और इस प्रकार से परीक्षाओं को सरल और सहज ढंग से लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, उसका भय उनके मन में नहीं होना चाहिए। माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों को इस विषय में उन्हें और समझाने और प्रेम से बताने की आवश्यकता है कि वह सहज ढंग से अपने पाठ्यक्रम की तैयारी करें, बिना किसी तनाव के परीक्षा में जाए, अच्छी आशा के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, तो परिणाम भी अच्छा होगा।